आज का ये आयोजन था, ये किस तरह का आयोजन था? सज्जाद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रोग्राम रखा था मंगल पांडे के ऊपर। तो मंगल पांडे की जीवनी पर आधारित प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रखा गया। और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए भी काम किया, हिंदुओं के लिए भी काम किया, जैसे बंदूकों में गाय और सुअर की चर्बी होती थी तो उसका विरोध किया। तो एक हद तक उन्होंने काफी सोशल काम किए और कम उम्र में उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इससे प्रेरणा लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौन कौन वक्ता मुख्य वक्ता थे? इसमें अर्शी रजा थे चेयरमैन, तीरथदास मिश्रा जी थे, आसिफ उल्लाह खां थे, बबलू थे, मेहंदी हसन बबलू साहब थे और काफी वक्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे साथ अर्शी रजा साहब मौजूद हैं जो कि खेल कोष के चेयरमैन हैं। आइए बात करते हैं, किस तरह का प्रोग्राम था ये? तो बहुत अच्छा प्रोग्राम और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस पूरा शोभ दौर में जो माहौल है उसके तहत सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रोग्राम, और ऐसे एरिया में जहाँ ज़रूरत है इस बात की कि बच्चों को नॉलेज हो, बड़ों को नॉलेज होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से किन मुश्किल हालात से देश को तरक्की के रास्ते पे लाए हैं। और ये प्रोग्राम और भी होना चाहिए। और जिस तरीके से जमाल मिर्जा साहब और उनकी टीम और सारे लोग जिस तादाद में यहाँ मौजूद थे, उससे देख के ये लगता है कि आने वाले समय में ये मुहिम एक रंग लाएगी और इससे बहुत से लोग प्रेरणा लेके इन सब तरह के प्रोग्राम और आयोजित करेंगे। और देश के जो वीर हैं, जिन्होंने अपनी जाने देश के लिए दी हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनको इस तरीके से याद किया जाएगा तो जरूर कामयाबी का रास्ता मिलेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ सज्जाद मिर्जा साहब को और उनके ट्रस्ट को और उनके अखबार को कि वो कामयाब हों, आगे बढ़ें इसी तरीके से। और जो सहयोग हम लोगों से होगा हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। चुनाव का माहौल आ रहा है, चुनाव 2024 का स्टार्ट होने वाला है। हर पार्टी जो है अपनी तरह से बूथ लेवल मजबूत कर रही है। कांग्रेस इस दिशा में क्या कर रही है? देखिए, बूथ लेवल पे हम भी बहुत काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी समय है। और उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन, जैसे केंद्रीय नेतृत्व का संदेश है, कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं और वो जैसे ही आपके सामने आएंगे एक व्यापक पैमाने पर इस तरीके के गठन किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हम प्रयास करेंगे कि 2024 में हमारी जिस तरीके से हमने रायबरेली में जीत के अभी आपको चेयरमैन वहां से जीता है, तो मुझे उस बेल्ट से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में उसका संदेश ले जाना है। और लोकसभा चुनाव में एक अच्छी दस्तक उत्तर प्रदेश देने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जैसा कि हर पार्टी अपना प्रधानमंत्री का ऐलान कर देती है, आपकी भी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाएंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मगर प्रधानमंत्री का चेहरा पूरा देश जान रहा है, पूरा देश चिल्ला रहा है और सब इस बात को जानते हैं। और जब हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा, हमेशा का तरीका ये रहा है कि जब बहुमत सिद्ध हो जाता है तब प्रधानमंत्री पर निर्णय लिया जाता है। वैसे अगर जनता का जो मन है, जनता जो कह रही है, वो आप भी जानते हैं और तमाम हमारे भाई मित्र सब जानते हैं, वो आवाज रुकने वाली नहीं है और उसी आवाज के साथ हम आवाज जोड़ेंगे। मगर हम 24 में जब पूर्ण बहुमत लेके आएंगे तो आपको एक देश को अच्छा प्रधानमंत्री, खानदानी प्रधानमंत्री, एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री मिलेगा। जैसा कि जनता के बीच में जो जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे मेहंदी हसन बबलू साहब बैठे हुए हैं, तो बूथ लेवल या जनता के बीच में डायरेक्ट कैसे आप उसका समन्वय स्थापित करेंगे? मतलब कैसे आप जोड़ेंगे जनता को? देखिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। कभी कभी होता है चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, तो होता है कभी, क्योंकि जो करीब आज 34 से 35 साल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप दूसरे दलों में चले जाए, बहन जी की पार्टी वहाँ देखिए बिल्कुल सिमट गई है। अखिलेश यादव को ले लिए, जिनका डंका बोलता तो वो किनारे हो गए। लेकिन कांग्रेस वाहिद एक ऐसी पार्टी नहीं, बल्कि एक सोच, एक विचारधारा, एक इंस्टीट्यूट का नाम है वो कांग्रेस पार्टी। यहाँ लोग आते हैं और ऑनेस्टली से आते हैं, देश हित में आते हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस अपने मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रही है। और जो भी कांग्रेसी है, जो लोग अपने घरों में बैठ गए थे, आज उनको लगा कि नहीं, हमारे बैठने से देश को नुकसान पहुंचेगा, प्रदेश को नुकसान पहुंचेगा और जो 145 करोड़ जनता है उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको बचाने के लिए हम सब सामने आएंगे और सामने आ गए हैं। वो धीरे धीरे आप देख रहे
डेली हजारों की संख्या में कांग्रेस के जो गैर कांग्रेसी या कांग्रेस जो छोड़ के चले गए तो वो सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और नतीजा आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा से, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, अभी 4-5 जगह और चुनाव में वहां भी नतीजे कांग्रेस के ही पक्ष में आएंगे। और देश में एक बार फिर से देश की आवाम और जनता चाहती है कांग्रेस की पार्टी गठबंधन के साथ बने और देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी लोभ में ना हो, किसी एलिगेशन में ना हो, किसी वाद विवाद में ना हो, जिसका जिसका खानदान ने, जिसका घर वालों ने अपने खून की आहुति देकर देश को बचाया है, उन्हीं का पोता, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का नवासा, उन्हीं का नाती इस वक्त देश को आगे बढ़ा रहा है, जिसका नाम राहुल गांधी है, जो किसी तारुफ परिचय का मोहताज नहीं। लेकिन जिस तरह से अभी आपने अर्शी साहब से सवाल पूछा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे यहाँ की एक हमेशा से एक कानून रहा है और कल्चर रहा है कि जब हमारी सीटें जब इनाम हो जाती है, जब हम आ जाते हैं बहुमत के साथ में, उसके बाद जितने भी सांसद और कार्य समिति जितने CWC और सब लोग बैठते हैं, उस पर फैसला किया जाता है सर्वसम्मति से। ये वो पार्टी नहीं जो एक आर्डर आ गया कि इसी को बनाना, वो नहीं। हाँ, आप अपनी बात खुले मन से कह सकते हैं तो उसी में खुले मन से बात कही जाएगी, जिसको सर्वसम्मति से लोग एग्री करेंगे उनको बना दिया जाएगा। हमारे साथ आसिफ उल्लाह साहब मौजूद हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा या मौन व्रत रख करके या मौन जुलूस निकाल करके जनता को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ना उसका मौन व्रत है और ना ही मतलब जनता को जोड़ने का कोई कार्य है उसके पास। जनता को तोड़ने का कार्य ये कर रहे हैं। आज जो भी मतलब कार्य देश में हुए हैं सिर्फ जनता को तोड़ने का काम हुए। समाचार पत्रों में जो घोषणाएं की जाती हैं कि इतने करोड़ रुपए प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, सिर्फ कोरे कोरे झूठ है। कहीं वो योजनाएं की दिखाई नहीं पड़ती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। 3 लोग इस देश को चला रहे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में घूम रहे हैं, एक हमारे गृह मंत्री हैं, मैंने उनका नाम घृणा मंत्री रखा है, और एक हमारे देश के जो मुख्यमंत्री जी हैं। जो ये 3 लोग मिलकर देश को चला रहे हैं। सबसे पहले काम कांग्रेस को अन्य पार्टियों को मिलकर करना होगा, ये ईवीएम मशीन को हटाने का कार्य करना होगा। तो पिछला चुनाव जो जीता गया है उसी ईवीएम मशीन को जीता गया है। इसलिए मैं सारी पार्टियों से मैं कई मतलब लिख भी चुका उसके ऊपर, मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ कि ईवीएम मशीन हटाओ और देश को बचाना है तो तभी बचेगा देश। अन्यथा ये सब बहुत ही मतलब जितना अधिकारी गढ़ है वो भी सब जी के उस पर चल रहा है। तो अगर आप लाख मेहनत करेंगे, बूथ को बचाएंगे, देश को बचाने का काम करेंगे, लेकिन जब तक ईवीएम मशीन को नहीं हटाएंगे तब तक हम ना कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पुनः एक बार फिर सभी लोगों से अपील करूंगा, सभी पार्टियों से एकजुट होकर, इस मतलब एकजुट हो जाए, एकजुट होकर इसलिए इसके लिए खिलाफ ईवीएम मशीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें और इसको हटवाएं, तभी ये देश बच पाएगा। अन्यथा 2024 में फिर 420 की मक्कारी करके फिर ये सब आ जाएंगे। बड़े नेताओं को सड़कों पे आना होगा ताकि वो आवाम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें। अभी एक महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं, अपोजिशन की पार्टी एक होकर के, वो जो महागठबंधन बनेगा उसमें पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, जब कोई गठबंधन बनता है तो तमाम सी शर्तें और तमाम सी चीजें सामने आती हैं। अभी उसके बैठकें जरूर हो रही हैं, अभी उसमें कोई घोषणा इस तरीके की उस गठबंधन को लेके नहीं हुई है। मगर हम ये चाहेंगे कि पूरा देश जानता है और मीडिया के बंधु तो बेहतर जानते हैं कि जो हिस्सेदारी है वो कांग्रेस की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है देश में। तो इससे तो किसी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस का ही होगा। कौन होगा ये तय करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस का क्या नजरिया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका प्रारूप अभी सामने नहीं आया है, और जब आएगा, अगर हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ, देश में तमाम संप्रदाय के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अगर उसमें कुछ संशोधन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तस्लीम कबूल की जा सकती हैं तो उसको देखा जाएगा। अगर विरोध करना होगा और उसमें विरोध लायक जो कुछ होगा तो उसका जम के विरोध किया जाएगा। उसमें कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। आज की जो यहाँ पे गोष्ठी थी मंगल पांडे के ऊपर, उनके बारे में थोड़ा आप कुछ तफसील से नजर डालें। मंगल पांडे जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, देशभक्त थे, देश की उनको चिंता थी और अंग्रेजों की फौज में वो भर्ती हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य देखे अंग्रेजों के
तो उनको अच्छे नहीं लगे, उन्होंने उसमें उससे अलग हो गए। वो अलग होकर उन्होंने उनके अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन का नतीजा जो है कि उनको जो है सजा भुगतना पड़ी उनको, मनोज पांडे जी को। तो आज मैं जनता से, आवाम से यही अपील करूंगा कि जिस प्रकार हमारे देश के मंगल पांडे जी सहित हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजियां लगा के इस देश को बचाया है, तो एक बार वही वक्त पुनः फिर आ गया है। तो इस देश को बचाने के लिए आज की जो मौजूदा हुकूमत है, सरकार है, इससे बचाने के लिए देश को, हमको, आपको, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और ये चीज कतई मतलब छोड़ना पड़ेगी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसी के ईसाई है। जब देश पर संकट आएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वहां देखा जाएगा इंसान, और इंसान के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए एकजुट होकर हमको, आपको, सबको मिलके इस जंग के खिलाफ, इस देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। अन्यथा देश पुनः एक बार फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। समझ लिया, अंग्रेज जो देखते होंगे, सोचते होंगे कि हम पुनः छोड़ के चले आए, लेकिन वही अंग्रेज वो फिर आने की तैयारी में आपके देश में है। इसलिए हमको, आपको, सबको मिलके इस देश को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिला के एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस देश को बचाया जाएंगे। अन्यथा हम फिर गुलामी की तरफ चले जाएंगे और गुलाम हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि हम अगर रात में सोए हैं और सुबह उठेंगे तो मालूम ये होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों का राज हो गया, हम गुलाम हो गए उनसे। तो उससे बचना अगर है तो हमको, आपको, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के लिए इस तरह की घोषणा करना होगी, जैसे हमारे जमाल भाई ने की है, कोशिश की है। इस तरह से हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने महलों में इस तरह घोषणा करना पड़ेगी। कभी मंगल पांडे जी के लिए, कभी अब्दुल हमीद के लिए, कभी किसी के लिए, इस तरह अलग अलग मतलब एरियो में अलग अलग नामों से घोषणा करना पड़ेगी, तभी लोगों को जागृत कर पाएंगे। अन्यथा हमको इस देश को बचाने के लिए कोई और तरीका वहां पर नहीं, कोई रास्ता और रास्ता नहीं है।